हो गया अभी से ही अनस्टेबल. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. Food and Good morning, students. good morning, ma'am. Morning, Good ma'am. morning, all of you. Good morning. Good night. Good morning, beta. Good night. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good night. पागल हो गए हो क्या? गुड नाइट अभी सोने जा रहे हो? तेज लड़का है. अच्छा, नहीं पता था. ओके. मैम रागी मिक्स क्या होता है? रागी एक तरह का अनाज है बाबू. लाइट ग्रीन कलर का मैम होता है, रेड गोल होता गोल है. होता है. हाँ, गोल गोल होता है. ये मैम रेड. तुम लोग वो देखी हो क्या कहते हैं, सोयाबीन? सोयाबीन का यस मैम. सोयाबीन की बड़ी नहीं, Yes, उसके ma'am. दाने मटर जैसा ही होता है. तो वो थोड़ा मैम सा रेड होता ओवल है. शेप में होता है ना. ये रागी क्या है, ऐसे ही ये आंसर उससे है. छोटे साइज में होता है. छोटे साइज में होता है, हल्का सा लाइट ग्रीन और व्हाइटिश कलर में होता है. वो भी अनाज है एक तरह का. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फूड ग्रेन. लेट अस कंटिन्यू द लेसन स्टूडेंट्स. ओके, ठीक, स्टार्ट किया जाए. कोई दिक्कत? Let us proceed the lesson further. Today we have to study food crops other than वो भोजन के लिए फसलें, खाद्य फसलें जो कि अनाज को छोड़कर होते हैं. यानी कि फूड ग्रेन्स नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम उसे खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं खाने के लिए. तो सबसे पहला क्या है? सुगर मैम. केन. हाँ बोलो. मैम. हाँ, मैम एक बार शॉर्ट में बता देंगी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में शॉर्ट में जरा. क्यों कल एब्सेंट थे क्या बाबू? यस, थोड़ा बहुत लेट में कनेक्ट किया था. बहुत लेट में ज्वाइन किए थे. कृष्णा जैसा एक्टिव लड़का लेट में ज्वाइन किया था, क्या बात है? अच्छा, चलो ठीक है, एक बार बता दे रहे, थोड़ा स्पीड में ही बता दे रहे. 3 है केवल क्रॉपिंग पैटर्न. एक है खरीफ, एक है रबी और एक है मैम जायद. मैं नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ. कृष्णा नहीं है. तुम ही तो पूछ रहे हो. रविशंकर मैम है. मैम. नो मैम, रविशंकर पूछा है. रविशंकर पूछा है. अच्छा ठीक है, फिर से पूछ लो, कोई बात नहीं. ठीक है भाई रविशंकर, तुम ही पूछ लो. सब लोग हो सुन गया. लो, एक बार रिवाइज कर लो. जैसे क्रॉपिंग पैटर्न है तो इसमें 3 क्रॉपिंग पैटर्न है. पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद. ठीक है. रबी का जो फसल है उसको हम लोग जाड़े के समय लगाते हैं, यानी कि उसको बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर है. और उसकी माने जब उस फसल को बोई जाती है तो काफी ठंडा सीजन उसको चाहिए ग्रो होने के लिए. कोहरा वाला मौसम चाहिए, मौसम वातावरण बिल्कुल ठंडा चाहिए, शीतल कूल क्लाइमेट. लेकिन जब उसको काटा जाता है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इट नीड्स ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट. गर्मी का Yes, ma'am. सीजन हो जाना चाहिए ताकि फसल जो है वो एकदम कुरकुरे रहे. उसको काटने के बाद उससे जो हस्क है निकालने के लिए, भूसी निकालने के लिए अनाज से दिक्कत ना हो. तो एकदम सूखा जब पछुआ हवाएं चलती तो उसकी कटाई होती है. तो उसकी कटाई का भी Yes, ma'am. समय अप्रैल मई में ही होता है, गर्मी के समय में. तो जब हमारे रबी क्रॉप्स पकने लगते हैं तो इसके लिए गर्म एकदम वातावरण चाहिए और ड्राई सीजन चाहिए. और जब ये फसल होती है, जब इसको बोई जाती है, उस समय ठंडा सीजन होता है. और इसको हम लोग ज्यादातर अपने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बोते हैं, उगाई जाती है रबी क्रॉप. क्योंकि इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे बारिश की भी जरूरत होती है, थोड़ा सा पानी की जरूरत होती है, बीच बीच में इरिगेशन की. जो कि हम लोगों का जब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, जो तुम लोग मेडिटेरियन सी, यही सबसे म्यूट कर देते हैं बेटा. Yeah. ऐसा करोगे तो सबको म्यूट कर देंगे, अपना पढ़ाएंगे, हेलो 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 हाय बाय बाय करके चल देंगे हम भी. मेरा भी खाली पढ़ाना काम है, तुम लोगों को झेलना काम नहीं है.
कायदे से पढ़ो, कुछ गेन करने के लिए है बाबू। क्यों अपने आप को परेशान करते हो और अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान करते हो? इरिटेशन नहीं लगता है सुनकर? तो जो ये हमारे रबी के क्रॉप्स हैं, तो इनको ठंडा सीजन भी चाहिए, बीच बीच में इसकी सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों का जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, मैंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इधर बारिश हो जाती है। कैसे? तो बीच बीच में छुटपुट बारिश होती है 2-4 दिनों के लिए। जो हम लोग पढ़े हैं क्लाइमेट लेसन में कि मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, उस दौरान बीच बीच में बारिश हो जाती है, जिससे कि इसकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो इसको हम लोग ज्यादातर इंडिया Yes, के ma'am. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही ये रबी के क्रॉप्स बोए जाते हैं। इसमें गेहूं है, व्हीट, तुम्हारे बार्ली है, जौ है, इसके अलावा कई तरह के पल्सेस भी हैं। लेकिन पल्सेस में कुछ पल्सेस ऐसे हैं जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप में भी बोते हैं। तो तुम्हारे बुक में दिया गया है, कुछ पल्सेस का नाम दिया गया। बेटा बुक में जो नाम है वही सब ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, कि रबी क्रॉप के लिए आप बताइए, चाहे ये वाले कौन से क्रॉप में आता है। मान लो ग्राम पूछ देता है या मेज पूछ देता है। मेज क्या है? तो मेज हम लोग ऐसे उसको खरीफ क्रॉप मानते हैं, लेकिन बिहार में वो रबी क्रॉप में भी उगाया जाता है। और वो ऐसा Yes, ग्रेन ma'am. है जिसको फॉडर और हम लोग और food के अपने लिए। फूड के लिए भी यूज करते हैं। फूड के लिए भी उसका कंजम्पशन होता है, फॉडर के लिए भी। ये सब चीजें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मार्केबल है, जिसको आपको मार्क कर लेना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो रबी क्रॉप का हो गया। खरीफ क्रॉप को कब बोया जाता है? तो इसको याद रखना है कि ऑन द क्या, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून आती है। इसको हम महीने के रूप में नहीं काउंट करते हैं, जुलाई अगस्त ऐसा नहीं कहते हैं। इसमें कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून। कभी कभी मॉनसून थोड़ी पहले भी आ जाती है, कभी कुछ दिनों बाद भी आती है। तो अक्सर मॉनसून जब आती है तो उसको कंटिन्यूअस वाटर की जरूरत पड़ती है, और मॉनसून जब आती है तो लगातार बरसात होती रहती है। तो बरसात के दिनों में इसको उगाया जाता है। और इसकी कटाई कब होती है? तो वही अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो उस समय क्या होता है, अक्टूबर के महीने तक इसको काट दिया जाता है, और उसके बाद वही जो जमीन खाली हो जाती है उस समय वहां पे रबी क्रॉप लगाया जाता है। तो अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि जो रबी क्रॉप है उसका ग्रोइंग सीजन क्या है, हार्वेस्टिंग सीजन क्या है। खरीफ क्रॉप है उसका ग्रोइंग सीजन क्या है, हार्वेस्टिंग सीजन क्या है। फिर उसके अंडर में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। और एक है जायद। जब जायद क्रॉप्स लगाने की बारी आती है तो वो उस समय हम इंतजार करते हैं जब रबी क्रॉप के कटने के बाद फसलें जो है कट जाती है, खेत खाली हो जाते हैं। और अभी खरीफ क्रॉप्स के भी माने ये जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून नहीं हुआ है, प्री मॉनसून शावर्स नहीं आया है, जिसके वजह से बीज नहीं लगाई गई है, तो खेत खाली है। तो वैसे समय में हाँ, खेत खाली है, तो वैसे समय में क्या होता है कि लोग वहां पे सब्जियों को उगा लेते हैं। तो ये सारी सब्जियां जो उगाई जाती हैं उसको जायद क्रॉप्स में हम काउंट करते हैं। बहुत छोटा से बहुत लिमिटेड सीजन होता है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सारी चीजों को उगाया जाता है। यही 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स है। उसके बाद तुम लोग पढ़े हो कि कौन कौन से हमारे मेजर फूड क्रॉप्स है मैम जिसको हम लोग उगाते हैं। हाँ, तो Yes, उसमें वहाँ पढ़ राइस लिया। है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ बेटा बोलो, दूसरा बच्चा क्या मैम तुम्हारा डाउट है? हाँ बाबू बोलो। मैम जायद क्रॉप में कम टाइम लगता है। जायद, हाँ वो केवल वेजिटेबल है ना, सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियां जैसे पानी वाले फल होते हैं, बस उसी को ही हम लोग उगाते हैं। वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है। इसीलिए मान लो यहाँ शुगर केन का नाम दिया गया है, तो आप कभी ये कंफ्यूज मत होइए कि शुगर केन जायद है ना। शुगर केन तो बहुत लंबा समय लेता है, लगभग 8-9 महीने समय उसको लग जाते खेतों में ही। तो शुगर केन के लिए यदि सवाल आता है कि विच टाइप ऑफ क्रॉप इज शुगर केन, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इट इज अ खरीफ क्रॉप। अब हम लोगों को अदर देन ग्रेन्स पढ़ना है, तो इसमें पहला ही पॉइंट तुम्हारा शुगर केन आ गया है। मैम लेकिन बोलो। मैम लेगुमिनियस क्रॉप्स क्या होता है? लिग्यूमिनियस क्रॉप के अंतर्गत क्या होता है कि उसकी जो जड़ें हैं ना, वो एयर से नाइट्रोजन खींच लेती हैं और उसको ले करके फिक्स कर देती हैं सॉइल में। क्या करते हैं, दे गेन नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं, तो उसमें से वो नाइट्रोजन ले लेती है और उसको फिक्स कर देती है सॉइल में, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सॉइल के फर्टिलाइजर में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन भी मिलाते हैं फर्टिलाइजर्स में, मैन्यूर्स में। तो उसमें ऑटोमेटिकली जब नाइट्रोजन आ जाती है सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसको हम लोग अक्सर क्रॉप रोटेशन के तौर पर भी उगाते हैं, ताकि वहां पे यदि कोई भी क्रॉप लगाया गया, धान लगाया गया है मान लो खरीफ में,
तो उसकी जो उर्वरकता है, जैसे उसकी फर्टिलिटी है थोड़ी कम हो गई है, तो वहां पे हम लोग लिग्यूमिनस क्रॉप लगा देंगे तो फिर वो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाएगा और फिर अगले सीजन में हमारे लिए अच्छा पैदावार होगा, अच्छा वहां पे क्रॉप ग्रो करेगा। तो इस वजह से लिग्यूमिनस मैम क्रॉप को अक्सर क्रॉप रोटेशन के तौर पर भी यूज किया जाता है। हाँ बेटा बोलो। शुगर कैन है, जो शुगर कैन खरीफ क्रॉप्स करे तो मैम, तो ये तो गेहूं कटने के बाद कटता है, गेहूं कटने के समय कटता है ये। गेहूं कटने के समय कटता है से नहीं, वही ना बता रहे हैं, वही तो तुमको ध्यान देना है। कटने से हम लोग नहीं काउंट करते हैं। कोई भी फसल का सीजन, वो कौन सा क्रॉप है, ये हम उसका क्रॉपिंग पैटर्न बोने से गिनते हैं, कब उसकी बोआई होती है, ओके बीज कब डाला जाता है। ओके तो मैम। आपको इसको वैसे कंपेयर करना है कि शुगर केन का बीज हम कब डालते हैं, कब शुगर केन के पौधों को लगाया जाता है खेतों में। तो यहाँ आप काउंट करेंगे तो बरसात में ही वो भी लगाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वो खरीफ क्रॉप। चलिए अब आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ा जाए ना। ओके, लेट अस स्टार्ट। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अनाज को छोड़ करके वो खाद्य फसलें। Sugar cane, it is a tropical as well as subtropical crop. Tropical means समझ रहे हो ना, ट्रॉपिकल किसको कहते हैं, सब ट्रॉपिकल किसको कहते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ इक्वेटर समझ रहे हो 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। ये जो है पार्ट 23.5 डिग्री का, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 23.5 डिग्री, ये क्या हो गया, टॉरिड जोन, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है ना, इसको ट्रॉपिकल कहेंगे। और इसके ऊपर वाला भाग जो है 23 के ऊपर वाला भाग जो है, जो कहाँ तक चला जाएगा 23.5, और यहाँ 66.5 है ना, यहाँ से तो इधर ये पोलर और फ्रीज जोन आ गया, ये टेम्परेट जोन हुआ। तो ये 23.5 के ऊपर वाला हिस्सा वो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। टेम्परेट नहीं, टेम्परेट और ऊपर हम जाएंगे तो टेम्परेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे देश में, जैसे हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, तो इंडिया के मैप में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, हाँ बोलो, यहाँ से मान लो ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया श्रीलंका तक। हाँ बेटा बोलो ना, क्या बोल रहे, बोलो, क्या डाउट है श्याम जी? एक बार और रिवाइज करा दीजिए। आवाज तुम्हारी लैग हो रही बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, लैगिंग हो रही, यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है। ट्रॉपिकल एरिया जो है इक्वेटर से लेकर के 23.5 डिग्री तक रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे भी इक्वेटर से लेकर के, इक्वेटर मान लो यहाँ पे है, इक्वेटर से नीचे का 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या रहेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री तक साउथ, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल है। लेकिन 23.5 डिग्री का ऊपरी हिस्सा जो है इधर, मान लो हम लोगों के जम्मू कश्मीर के नीचे वाला एरिया है, ये सब क्या है, सब ट्रॉपिकल है। जैसे अब हम लोगों का यूपी है या बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आ गया। समझ आया? वो समझ आया कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इसको ध्यान दो। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रही हो, बोलो। हाँ बाबू बोलो ना, दिया बोल रही है क्या, दिव्या है, क्या है? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो तब। सुगर केन is what? It is a tropical as well as subtropical crop because it is grown on the both areas. ट्रॉपिकल में भी इसको हम उगाते हैं और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में एग्जांपल के लिए तुम देखोगे कि हम लोगों का जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उधर भी काफी, महाराष्ट्र में तो आजकल बहुत ज्यादा ईख की खेती हो रही है। और सब ट्रॉपिकल एरिया में हमारा
पंजाब है, इधर हमारा उत्तर प्रदेश में भी बहुत होता था, बहुत सारे शुगर मिल थे। अभी इनकी शिफ्टिंग धीरे धीरे साउथ की तरफ हो रही, महाराष्ट्र की तरफ ये सेंट्रलाइज्ड होने लगा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या कहेंगे इसको, कोऑपरेटिव सेक्टर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, और अब ये इसकी शिफ्टिंग साउथ में होती जा रही है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में अब चला जा रहा है। पहले इसको ज्यादातर हम लोग सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाते थे, सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में ही ईख की खेती होती थी। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है और फिर इसके लिए कितनी रेनफॉल की आवश्यकता है। लेट अस सी हियर, इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। 57 बच्चे ज्वाइन किए थे, अभी कहाँ चले गए सब, 51 हो गए हैं। बताओ, करीब करीब 150 से ऊपर बच्चे जो हैं हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं। मैम नेटवर्क लैग कर रहा है। नेटवर्क लैग कर रहा है, हाँ थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, अनस्टेबल दिखा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो। डाउट होगी तो ऑडियो भेज दिया जाएगा तुम लोगों के पास, लेकिन हमको तो ठीक ही लग रहा है। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो उतना तो होगा ही बेटा, कभी कभार ऑनलाइन में। भेज दीजिएगा मैम। ये कौन सा बच्चा है, मून बाल आला, ये हम इसको भगा देंगे यहाँ से, एकदम ऐसे बच्चों को चेक करके और हम एकदम हटा देंगे यहाँ से, फिर तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे, समझ लो। मेरे क्लास में तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर पाओगे, यहाँ आ गए हो तमाशा करने के लिए। अपना जो ओरिजिनल नाम है उसको डालो ताकि कायदे से क्लास हो और तुम लोगों के साथ जो भी व्यवहार हो रहा है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आए। पता नहीं क्या क्या अनर्गल नाम रख रख करके आ जा रहे हो, कोई डेविल रख के आ जा रहा है, तो कोई मून बालाला रख ले रहा है, तो कोई क्या रख ले रहा है, कोई आईफोन रख ले रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? रिमूव कर देंगे यहाँ से। Let us continue. It is a tropical as well as a subtropical crop. It grows well in hot and humid climate. ये कहाँ ग्रो किया जाता है? हॉट, गर्मी का भी सीजन वहां होना चाहिए। ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर होना चाहिए तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, जहां पे नमी होगी वहां ये अच्छे से ग्रो होगा। With a temperature of 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए कितना तापमान चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए। एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 cm। बेटा याद है तुम्हें 75 cm में जो अनंत जो है, यही मून बालाला, पता नहीं क्या नाम दिया था, अनंत कुमार सिंह है ना वहाँ ब्लैक कलर का, हाँ वो वही। नो मैम। नहीं तो हमको तो लग रहा तुम ही थे। नो मैम। नो उसका नहीं था। उसका नहीं था, किसका था? तुम लोग सब जानते हो। अच्छा बताओ कल कौन गाना बजा रहा था, बताओ तो। पता नहीं कौन हाँ सब जान रहे हो एक दूसरे को, ये। खाली एक दूसरे की कमी को छुपाते हो। अभी सर्च करवा बिठा देंगे एक आदमी को कि सर्च कीजिए और उन लोगों को रिमूव कीजिए, तभी जाके तुम लोगों को मजा आएगा। सब जानते हो, ये सब सर्च करवा के किया जा सकता है, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं कि छोड़ो बच्चे हैं, एक बार है दो बार है, फिर धीरे धीरे वो लाइन अप हो जाएंगे, बच्चे ही हैं। लेकिन तुम लोग जानबूझ के इरिटेट होते हो, करते हो। चलो, तुम लोगों को कल बताए थे कि 75 डिग्री सेल्सियस किसको, सॉरी 75 डिग्री सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता किसको है? गेहूं की फसल के लिए। हम लोग कल चर्चा किए थे ना, वीट उतना ही नीड करता है रेनफॉल। वीट की फसल। हाँ वीट, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वीट वाला भी है। और राइस को कितना चाहिए? 100 प्लस में चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 100 भी चाहिए इसको। यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्मी चाहिए। एंड एन एनुअल रेनफॉल, साल भर में उसको कितनी रेनफॉल चाहिए? बिटवीन 75 cm एंड 100 cm। 75 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ क्या हुआ? मिल जाता है 100 cm तक तो बारिश होती हो जाती है हर साल। 100 हो cm जाता है, तो हम लोगों की तरफ ना हो जाता है। अब राजस्थान में नहीं ना होगा। यस। तो ये भी ध्यान देना है कि उसी एरिया, तो हमारे यहाँ ईख होता है ना, यहाँ देखते हो नई की खेती की जाती है, तो वही चीज तो दिया गया है कि इसको इतनी रेनफॉल की भी आवश्यकता है और इतना टेम्परेचर भी इसको चाहिए। तो जहाँ पे ये होगा वहीं पे ऐसा क्लाइमेट कंडीशन बनेगा और वहीं लोग उगाएंगे, वरना लगा देंगे पौधे वो होगा नहीं। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे एप्पल को लगा दें, एप्पल का औचार लगा दिया जाए, उसकी बागवानी की जाए, तो होगा यहाँ?
उतना कूल क्लाइमेट है कश्मीर और हिमाचल जैसा, तो फिर तो वैसे ही उसके लिए कुछ ऐसे टेम्परेचर, कुछ ऐसे रेनफॉल की आवश्यकता है जो उन्हीं जगहों पर होगी जहां पर उस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस या उस तरह के टेम्परेचर अवेलेबल होंगे। तो वही यहाँ पे है, इसको ध्यान देना है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, यदि वहां पे कम बारिश हो रही है तो सिंचाई करके भी हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स हम लोग पढ़े कि कई तरह के सॉइल हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, रिगर्ड सॉइल, तुम्हारा अलूवियल सॉइल, वेराइटी ऑफ सॉइल्स हम लोगों ने देखा। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये कई तरह के सॉइल्स में हो सकते हैं, वेराइटी ऑफ सॉइल्स में होते हैं। एंड नीड्स मैनुअल लेबर। मैनुअल मतलब शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। जब तक इंसान खुद से जा करके वहां मेहनत नहीं करेगा तब तक फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, उसको बोने से लेकर के उसकी कटाई तक के लिए लगातार कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। फर्स्ट कौन है? तो ब्राजील है, और ब्राजील के बाद सेकेंड पोजीशन पर इंडिया है। ब्राजील है मैम। हाँ, ब्राजील है फर्स्ट में। इट इज द मेन सोर्सेस ऑफ शुगर, गुड़, खंड सरी एंड मोलासेस, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि शुगर और गुड़ मेनली है। खंड सरी का मतलब है कि वो चीनी जो अनरिफाइंड होता है, यानी ब्राउन टाइप का उसका कलर होता है, वो रिफाइंड नहीं होता, वो नुकसान ज्यादा नहीं करता है, इसीलिए उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। वेस्टर्न यूपी में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको खंड सरी कहा जाता है। और मोलासेस गुड़, जो कि माने कि ऐसा गुड़ होता है जिसको कि बहुत ज्यादा रिफाइन करके नहीं रखा जाता है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसेस एरियाज स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब यहाँ तुम देख लो सब ट्रॉपिकल में कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल में कौन कौन से हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज में कौन कौन आ गया स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये सब 23.5 डिग्री के नीचे है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे। और सब ट्रॉपिकल एरियाज में कौन कौन से स्टेट हो गए? उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो करते हैं और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी। तो यहाँ पे तुम्हें दोनों ही तरह के एरियाज का क्लियर डिक्लेरेशन दे दिया है कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे हम शुगर केन ग्रो करते हैं। तुम इसको खुद ही देख लो कि इसमें से कौन से एरियाज जो है ट्रॉपिकल हैं और कौन से एरियाज जो है वो सब ट्रॉपिकल है। तब अब आगे चलते हैं ऑयल सीड की तरफ। ऑयल सीड मतलब इसको हम लोग तिलहन कहते हैं, जिससे कि तेल निकाला जाता है। इन 2008 मेरे पास भाई जो बुक है उसमें 2008 का डाटा दिया गया है। सबके पास जो बुक्स है उसमें डाटा जो है वो डिफरेंट होंगे, तुम अपने बुक के अकॉर्डिंग टू देख लो। कोई भी आंसर है, कोई भी डाटा है वो सही है, बशर्ते कि उसमें टाइम या वो पीरियड मेंशन होना चाहिए। 2008 लिखा गया है तो आप वहां मेंशन कर देंगे कि ये लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसी में थर्ड लार्जेस्ट भी होगा तो वो किस ईयर का डाटा है ये आपको क्लियर वहां पे मेंशन कर देना है। In 2008, India was the second largest producer of groundnut in the world. मूंगफली, जिसको तुम लोग चिनिया बादाम कहते हो, तो ये ग्राउंड नट का दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। यहाँ भी फर्स्ट पे कौन है? चीन ही है, इसीलिए चिनिया बादाम उसका नाम हम लोग रखे हुए हैं। चाइना ही है फर्स्ट पर, सेकंड पे इंडिया है। फर्स्ट पे चाइना है। In rapeseed production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2008. उन बीजों को जिसको हम लोग तेल पेर करके निकालते हैं, वैसे बीजों के प्रोडक्शन के लिए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में। और फर्स्ट में कौन है? कनाडा, और सेकंड पे कौन है? चाइना, और थर्ड पे कौन है? हमारा देश है इंडिया। Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. हम लोग पढ़े थे ना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन एरिया। तो जितनी फसलें लगाई जाती हैं उन फसलों का करीब 12%, करीब अप्रोक्सीमेटली 12% जो टोटल एरिया है क्रॉप्ड एरिया का, वहां हम लोग तिलहन लगाते हैं। तिलहन जो है ये भी बहुत पैसे कमाने के लिए भी यूज होता है, इसको भी हम लोग कॉमर्शियलाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं। नकदी फसलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स कह रहे हैं। मेन ऑयल सीड
प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसैमम जिसको तिल का तेल भी कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिंसीड एंड सनफ्लावर। सब तुम लोग परिचित हो गए। पहला है मूंगफली, दूसरा है सरसों, तीसरा है नारियल, चौथा है तिल, फिर सोयाबीन का तेल तुम लोग देखते ही बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल में आता है, कैस्टर सीड जिसको हम लोग रेड़ कहते हैं या इसको हम लोग अरगंडी भी कहते हैं, और कॉटन सीड, कॉटन मीन्स जो कपास के बीज होते हैं उससे भी तेल निकाला जाता है, और लिंसीड, लिंसीड मतलब तीसी जिसको कहा जाता है, तीसी, अलसी भी कहते हैं इसको, और सनफ्लावर, सनफ्लावर ब्रांड वनस्पति बहुत पॉपुलर है। तो ये सारे तेल हैं जो कि हमारे यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सारे सीड्स को हम लोग ग्रो करते हैं अपने यहाँ एज ए ऑयल सीड। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। इसमें से ज्यादातर खाद्य रूप में हम इस्तेमाल करते, नहीं तो खाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। Most of these are edible and used as cooking mediums. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. इसमें से बहुत सारे ऐसी भी हैं जो जिसको कि हम लोग ऑयल सीड्स कहते हैं, जिसको कि हम लोग कॉस्मेटिक्स, क्रीम, अलग अलग तरह के फाउंडेशंस, फिर क्या कहते हैं वो ऑइंटमेंट जिसको मलहम कहते हैं, इन सारी चीज़ों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oil seed produced in the country. हमारे देश में कुल मिलाकर जितना भी तिलहन का उत्पादन होता है उसका लगभग आधा अकेला ग्राउंडनट को ही प्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं, ग्राउंडनट को ही हमारे द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और गुजरात was the largest producer of groundnut followed by आंध्र प्रदेश and तमिलनाडु in 2011-12। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि कौन कौन सा चीज जो है कहीं पर वो इंटेंसिव चाहे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम लोग यूज करते हैं, कहीं पर उसका कॉमर्शियलाइजेशन किया जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे ग्राउंड नट हम लोग उगाते हैं तो उसको अक्सर लोग बेचने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में गुजरात है या आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे वो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी इसको यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में इसका प्रोडक्शन हो जाता है, उसके फेवरेबल वहाँ की क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल, अच्छा प्रोडक्शन वहाँ होता है। देखो फर्स्ट पे है गुजरात और सेकंड पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड पे है तमिलनाडु। बेटा तुम लोगों के बुक में जिसके जिसके पास जैसी जैसी डेटाज होंगी ईयर के अकॉर्डिंग टू वो चेंज भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है चंद्र प्रकाश यादव, किस दुनिया में हो भैया तुम? म्यूट रखो। हाँ एक लड़का अपना नाम गुड मॉर्निंग मैम रखा है, कितना बढ़िया है। चलिए अब आगे चलते हैं। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। लिनसीड मतलब तीसी, और देखो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि रबी क्रॉप्स में मस्टर्ड आता है। यदि नाम आ जाएगा कि लिनसीड क्या है, कैसा क्रॉप है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इट इज अ रबी क्रॉप। लिनसीड मतलब अलसी, तीसी, छोटा छोटा होता है दाना उसका, चपटा चपटा रेडिश टाइप का, उसकी फली गोल गोल होती है कलश के समान, और उसके दाने निकलते हैं छोटे छोटे बीज, उसको तीसी कहते हैं। और सरसों, ये दोनों क्या है, रबी क्रॉप है। सीसैमम, देखो यहाँ पे फिर ध्यान देना है, जस्ट लाइक द मेज, मेज को हम लोगों ने पढ़ा कि वो खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में उसको रबी क्रॉप में भी उगाया जाता है, वो फूड में भी है, फॉडर में भी है। वैसे ही यहाँ पे सीसैमम क्या है, इट इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में इसको रबी क्रॉप के रूप में उगाया जाता है और हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसे हम खरीफ क्रॉप के रूप में उगाते हैं। ठीक है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टर को दोनों ही सीजन में उगाया जाता है, रबी में भी उसको उगाते हैं और खरीफ क्रॉप में भी उगाते हैं। अब टी को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अक्सर आ जाता है, 1-2 साल छोड़ करके ये आना ही आना है। क्या चीज? टी के लिए कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है, टी के लिए आप दीजिए कि इसको ये किस तरीके से इसकी खेती की जाती है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि टी क्या है, इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, और याद भी कर लेना है। एज ए पॉइंट आपको 5 पॉइंट्स यहाँ प्रिपेयर कर लेने हैं। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप
बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ, पीने वाला. बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश. इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में. टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस. आज के समय में जितने भी चाय बागान हैं वो सब के मालिक भारतीय हैं. पहले वो सब ब्रिटिश के हाथों में था. अब ब्रिटिश के जाने के बाद इन सब के मालिक इंडियंस हो गए हैं. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates endowed with deep and fertile well-drained soil. Well-drained soil. उसमें बारिश तो होनी चाहिए, लेकिन बारिश ऐसी मिट्टी पे होनी चाहिए जहां पानी आसानी से बह करके खाली हो जाए, दलदल ना रहे, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, लेकिन उसको बारिश की बौछारें भी मिले ताकि ऊपर की नई कोपलें जो हैं वो हमेशा निकलती रहे. ऊपर की जो 3 पत्तियां हैं, 3 लीव्स जो ऊपर की होती है, उसी को तोड़ करके ये लोग टी लीव्स के रूप में यूज किया जाता है. उसको लोग तोड़ते हैं जो चाय बागान में होते हैं. तो इसीलिए उसके ग्रोथ के लिए हमेशा फ्रीक्वेंट शावर्स भी जरूरी है. Most of the tea plantation are owned by Indians. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist, frost-free climate. नमी रहित, धूप इतनी तेज होनी चाहिए कि उसकी नमी भी समाप्त हो जाए, और वहां पर कोहरा भी नहीं होना चाहिए. ऑल थ्रू द ईयर, सालों भर, यानी एकदम चटकीली खिली खिली धूप भी होनी चाहिए, उसको पानी की बौछारें भी मिलनी चाहिए, और अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करने के लिए वहां पर मैनुअल लेबर भी बहुत ही अच्छे से रिक्वायर्ड है. Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. लगातार जब बारिश होगी, अक्सर बीच बीच में बरसात होती रहेगी, तभी उसमें से नई नई कोपलें निकल कर आएंगी, जिससे कि चाय बागान से पत्तियों को तोड़कर अलग किया जाता है. टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. इसमें बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. बहुत कुशल और दक्ष मजदूर भी इसमें चाहिए. कोई भी एरो गैरो नत्थु खैरो उस काम को नहीं कर पाएगा. जो स्किल्ड पर्सन है वही वहां पर उस काम को अच्छे से अंजाम भी दे सकता है. टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. इसको अक्सर चाय बागान में ही तैयार किया जाता है ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. In 2008, India was the 3rd largest producer of tea after China and Turkey. यहाँ पे फर्स्ट पे कौन आ गया? चाइना, और उसके बाद टर्की. हो गया वीडियो, पॉज हो गया है, ठीक है, वो ठीक भी हो जाएगा. यस मैम. ठीक है. अब तो रह गया है कॉफी और हॉर्टिकल्चर, 2 टॉपिक रह गया है, लेकिन टाइम इज रनिंग आउट बता रहा है. स्पीड में पढ़ रहे हैं तुम लोग, देखो जहां डाउट होगा उसको पूछने के लिए रखे रहना अंडरलाइन करके. इन 2008, ये कॉफी है बेटा, इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन. इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. इसको अंडरलाइन करो. द अरेबिका वेराइटी, ये क्वेश्चन आता है, कौन सा वेराइटी ऑफ कॉफी इज in great demand, तो आपको यहाँ अंडरलाइन करना है. The Arabica variety initially bought through Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तुम लोग पढ़े हो नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ है? ये तीनों ही स्टेट्स के ज्वाइंट एरिया में है, जहाँ पे कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, ऐसा जहाँ टर्निंग है वहीं पर ये नीलगिरी माउंटेन्स है, और वहाँ पे इसको बहुत अच्छी खेती की जाती है बाबा बुदन हिल्स में और इन सारे नीलगिरी के माउंटेन्स में. अब यहाँ पर अगला टॉपिक आ गया हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब किसकी खेती? फल और सब्जियों की खेती जब होती है तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको भी अंडरलाइन कर लो. कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैम यहाँ पे दिया है बुक में, बुक में भी दिया है. चाइनीज वर नोन एज द, मैम हाँ, चाइनीज वर नोन एज द अर्लीस्ट टी ड्रिंकर्स.
हाँ, सबसे तो पहले मैम चाइना EU में की ही दिया लग... है। अरे तुम लोग पढ़े नहीं हो अफीम वाला लेसन पिछले क्लास में? पीजेंट्स एंड फार्मर्स पढ़े हो ना 9th में? No, यस मैम। ma'am. पीजेंट एंड फार्मर में तुम्हें बता ही No, दिया गया ma'am. है कि सब कैसे नहीं पढ़े हो बेटा, वो वो लेसन कहाँ लेसन पढ़ते पढ़ाया हैं? गया है वो फार्मर। लेसन नहीं पढ़े थे। अब तुम लोग नहीं Syllabus पढ़े थे में तो नहीं। हम क्या करें? उसमें ही एक चीज दिया गया है कि जो चाइना है वहाँ जो चाय का प्रोडक्शन करता था ब्रिटेन, वहां पर चाय लेकर के जाता था वहां से इंग्लैंड, और इंडिया में अफीम उगाता था, अफीम ले जाकर के चाइना में सप्लाई करता था। ये ट्रायंगुलर वहां पर भी ट्रेड चलाता था। खैर छोड़ो, उसके ऊपर बाद में चर्चा की जाएगी। चलो हॉर्टिकल्चर खत्म किया जाए। इन 2000 Yes. कौन बात कर रहा है बाबू? मत बात करो। 2 मिनट। कौन है गॉड ब्रॉक? तो पागल हो गए हो या तो हमको पागल कर दोगे तुम लोग। सबको यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, समझ लो। प्रशांत, कौन तुम्हारे साथ बात कर रहा है बेटा? प्रशांत गुप्ता? कोई नहीं मैम। कोई नहीं। चलो समाप्त होने वाला है, टाइम हो ही गया है। In 2008, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. India is a producer of tropical as well as temperate fruits, mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal, oranges of Nagpur and Cherrapunji. देखो ये सारे जगह के नाम हैं, वहाँ के मशहूर फलों के साथ। मेघालय, चेरापूंजी जो है वो मेघालय में है, वहाँ का संतरा बहुत मशहूर है। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand in the world over. India produces about 13% of the world's vegetable. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. ये सारी सब्जियां हैं जो भारत लगभग विश्व के 13% की सब्जियों को केवल भारत ही उगा देता है। और फलों के लिए भी भारत बहुत फेमस है और अच्छे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर होती है। और इस तरीके से ये सब किस कैटेगरी में थे? अदर देन फूड ग्रेन्स, दे आर ऑल्सो फूड क्रॉप्स। ये भी हमारे लिए खाद्य पदार्थ है, लेकिन ये अनाज से हटकर है। Now our topic is over. Next topic we shall start tomorrow. What is the next topic? Non-food crops, जिसको हम लोग कहते हैं जो खाद्य पदार्थ नहीं है, वैसी फसलें जो खाद्य पदार्थ नहीं है और उसको भी हम उगाते हैं। किस लिए उगाते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए उगाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उगाते हैं। तो इसके ऊपर कल चर्चा की जाएगी और पहला टॉपिक है उसका रबर। अब स्टूडेंट्स, तुम्हारी क्या डाउट्स हैं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, पूछ लो। अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर दिया जाए। यूपी में शुगर केन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? अरे यूपी तो खुद ही स्टेट है भैया, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? नहीं मैम, इंडिया में। इंडिया में तो पढ़ ही रहे हो कि सबसे ज्यादा यूपी में ही होता है, तो फिर किस स्टेट में होता है पूछ रहे हो? वो यूपी का थोड़े नहीं है, कहाँ का है वो? वो हरियाणा का है। अच्छा ठीक। और यहाँ जो तुम्हारे बुक में दिए गए ना नाम, ये सब सीक्वेंस में ही दिए गए हैं। जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो सबसे पहले है, यहाँ दिया गया ना, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। कैस्टर सीड। हाँ, कैस्टर सीड, रेड़ जानती हो? अरगंडी भी उसको कहते हैं, अरंडी का तेल। अरे जो जहाँ तहाँ उसका पौधा होता है, डंठल एकदम खोखला होता है, उसके एकदम कांटेदार फल होते हैं, उसको निकालने से उसमें मैम पपीता के पत्तों की तरह होता है ना उसका पत्ता। हाँ, उसी टाइप का होता है। ठीक है, यस मैम, मैं देखी हूँ। हाँ देखी होगी, सब इधर तो बहुत सारा है। तो